गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीना राजपूत। मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। कल जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ण एंड वर्णमाला, ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और मैंने कल बताया था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाग 1, वर्ण परिचय एवं परिभाषा। जैसे कि मैं आप सभी को कल बता चुकी थी कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो हम लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। भाषा की मूल ध्वनि, उसका लिखित रूप तथा वर्णमाला की मूलभूत संरचना का अध्ययन करने वाले हैं। वर्ण किसे कहते हैं, कल जैसे कि आपको बताया है परिभाषा। वर्ण भाषा की उस सबसे छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। सेकंड, ध्वनि एवं वर्ण मौखिक अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है तथा इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अक्षर का अर्थ, अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है क्षरण यानी विनाश ना होना। उदाहरण है अ, उ, ई, क, ख, ग आदि सभी वर्ण के उदाहरण हैं। हमने कल देखा कि वर्णमाला की कुल संरचना जो है, यानी हम कहें वर्ण जो है वो 52 यानी 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब हमने वर्णमाला में दो प्रकार जाना था, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो बिना किसी अवरोधक के उच्चारण किए जाते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। आगे आते हैं स्वर एवं अयोग वाह, यानी इसमें जो मूल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं लिखित रूप की बात करूं, यानी जिसको हम लिख सकते हैं, वो हमारा 13 वर्ण होते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने अभी आपको व्यंजन बताया, यानी व्यंजन की परिभाषा बताई। मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, क से लेकर अह तक। द्विगण यानी उच्छिप्त जिसको कहा जाता है, यानी मैं ये कहूं अगर मैंने ड और ढ कर दिया तो इसका जो उच्चारण है, इसका जो उच्चारण है वो हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण है वो क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया ड, तो अगर मैंने इसको वर्ण बनाया तो ये बन गया मेरा डोरी। वैसे ही मैंने लिख दिया ड ढ, तो ये बन गया आपका ढक्कन, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर मैं अनुस्वार लगाते ही इन वर्ण का उच्चारण बदल जाता है, ठीक है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन में। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। वैसे देखा जाए तो जो हम शुरू से, जो हमारे भारत में जो हिंदी भ्रांति है, ठीक है, वो हम शुरू से हम छ को छ पढ़ते हैं, यानी छ का जो छ को अगर मैं तोड़ूं तो मैं क और स में तोड़ूंगी, ठीक है। वैसे ही त्र की बात करते हैं। अब आप लोगों ने सोचा है ये त्र जो है एक्चुअल में ये त है, क्या है ये त, और उसमें जो लगाया गया है वो जब हमने पढ़ा होगा रेफ और पदेन पढ़ा होगा, ठीक है। रेफ और पदेन जो है वो आर के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जब हम रेफ पढ़ते हैं तो एक जो है वो आपका इस तरह से लगता है, एक इस तरह से लगता है, और एक जो है आपका ऊपर लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं त में लगाने जा रही हूं
अगर मैंने त में र लगाया, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल यानी एक ये ट्रायंगल शेप बन जाता है। दैट्स वाई हम इसको डायरेक्टली त में र इंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते, इसीलिए हमने त को इस तरीके से त्र में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ही ज्ञ से आते हैं। ठीक है, तो ज्ञ का अभी तक भ्रांति है कि ये जो ग है और य से, यानी अध ग और य जोड़ के हमारा बन गया क्या, क्या बन गया, ये ज्ञानी का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो संस्कृत भाषा में हम ये ग और य जो है वो ज्ञानी को हम ज और इया में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये आज भी संस्कृत भाषा में कोई भी हम वर्ण पढ़ते हैं या कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो संस्कृत के लैंग्वेज में आज भी इसको ज्य बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने संयुक्त व्यंजन का तीसरा व्यंजन जाना। अब आते हैं श। ठीक है, श। अब श को कैसे तोड़ते हैं वो बताते हैं। ठीक है, अब श को कैसे तोड़ा जाता है। श जो है एक्चुअल में ये श शक्कर का होता है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है उसको उन्होंने हटा दिया। अब ये बन गया दिस वन, ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया, और ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हमने जोड़ा क्या, र जोड़ा। क्या जोड़ा, र। कैसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया। हमने इसको ये टच किया और ये र, यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो रेफ और पदेन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है रेफ और दूसरा होता है पदेन। ठीक है, रेफ जो है वो हमारा र नीचे ये इस तरीके से आपका आर लगता है, और पदेन का मतलब होता है जो ऊपर जो र लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कर्म, तो ये आ गया। अब कर्म को मैं क्रम भी लिखती हूं, कर्म और क्रम में अंतर है। क्रम का मतलब होता है पंक्ति और कर्म का मतलब होता है काम। ठीक है, यानी कार्य। ओके, तो इस तरीके से श को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, श और र में कन्वर्ट कर दिया। उससे हमारा बन गया क्या, श्रमिक। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमने संयुक्त व्यंजन जाना 4। ठीक है, आते हैं हम आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुल व्यंजन की जो संख्या थी वो क्या हो गई, 39। ठीक है, कुल व्यंजन की जो संख्या थी वो क्या हो गई आपकी 39। और जैसे हमने पढ़ रखा है कि वर्णमाला में कुल संरचना यानी कुल अक्षर जो होते हैं वो होते हैं कितने, 52 यानी 52। हिंदी पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर हम हिंदी यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर के मुख्य भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुप्त। ओके, तो कल हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको बता दिया था, हर्ष स्वर की परिभाषा क्या होती है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है वो आपका
ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसको हम एक मात्रा स्वर भी कहते हैं और इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ में आते हैं, द्विमात्रिक कहलाता है ये। इनका उच्चारण बहुत ही अधिक समय लगता है। ठीक है, इनका ये दिख रहा है आपका आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। ओके, अब ये ह्रस्व स्वर से दोगुना, यानी इसको हम कहेंगे द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। ठीक है, प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, प्लुप्त स्वर, यानी इसका जो गुंजन है, जो अनुनाद है, वो ज्यादा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह एवं मात्राएं। ठीक है, दो प्रकार के अयोगवाह होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, कल बताया। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम की बिंदु और दूसरा होता है आह। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि अम यानी अनुस्वार, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, अयोगवाह दो प्रकार के, क्या, अनुसार और अनुनासिक। अम यानी अनुसार और आह यानी जिसको हम विसर्ग भी कहते हैं, वो होता है हमारा अनुनासिक। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक, ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, मात्रा का अर्थ क्या होता है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी मैंने कल आपको बताया कि किसी भी व्यंजन को पूर्ण बनाने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यंजन को पूर्ण बनाने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। यानी स्वर क्या है, अपने आप में एक सारे के सारे मात्राएं हैं जिनका उपयोग हम व्यंजन के साथ जोड़कर करते हैं, वही यहां लिखा हुआ है। अस्वर की कोई पृथक मात्रा नहीं होती, या यूं कहूं मैं, ये अ एक अपवाद है, पूरे वर्णमाला में अ एक अपवाद है। ठीक है, तो आगे आते हैं, क्योंकि हमने जब आप सारे जब व्यंजन आप उच्चारण करते हो तो हर व्यंजन के आखिरी में अ का साउंड आता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, तो पीछे जो साउंड आता है वो क्या आता है, अ आता है। तभी आपने जब क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 में पढ़ा होगा कि वर्ण विच्छेद कीजिए। अगर यहाँ लिखा है कमल, क्या लिखा है, कमल, अब मुझे इसने कहा, अब मुझे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका आप क्या कीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, क फिर अ, ये होगा हलंत, फिर होगा म, फिर हो जाएगा अ, फिर ल और फिर हो जाएगा अ। ठीक है, तो सब में क्या आ रहा है, अ साउंड आ रहा है। ठीक, इसीलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं व्यंजन के मुख्य भेद, यानी स्पर्श व्यंजन। ठीक है, या स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने सारे कुल व्यंजन हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसका क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेकर म तक। ठीक, अब आते हैं अंततः टोटल 4 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 व्यंजन। कितने, 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, य, र, ल और व। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं, 4, य, र, ल, व। ठीक है, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है, स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है। मतलब ये कहूं कि अ से लेकर ऋषि तक, अ से लेकर आह तक, ठीक है, और उसके बीच में आ गया क्या,
स्पर्श व्यंजन। क्या आ गया? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला? आ। इनके बाद क्या आया? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद क्या आया? अंतस्थ व्यंजन। इसीलिए कहा है कि स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है। य, र, ल, व। मतलब यहां पर मैं तालु का भी यूज कर रही हूं, कंठ का भी यूज कर रही हूं, मैं दंत का भी यूज कर रही हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनके उच्चारण के समय मुख में वायु की रगड़ खाने की उष्मा, उष्मा क्या बोलते हैं? उष्मा मतलब हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट। ठीक है, तो इनका उच्चारण के समय मुख में वायु के रगड़ खाने से उष्मा उत्पन्न होती है। तो वो क्या कहलाता है? आपका ऊष्म व्यंजन। और शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। इंग्लिश में बोलूं तो हीट, रगड़ाव, फ्रिक्शन। जो रगड़ते हैं वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये श, 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 ह। तो आप खुद फील कर सकते हो इसको उच्चारण करते समय कि ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम स्पर्श व्यंजन एंड स्पर्श व्यंजन यानी वर्ग और उच्चारण स्थान। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने इस पूरे चार्ट को याद कर लिया मतलब आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, इवन ये सिर्फ और सिर्फ सी-टेट के लिए नहीं बल्कि सीजी, व्यापम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी आपको पता ही है राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है। ठीक, और भारत हमारा एक ऐसा विशाल देश है जहां पर भाषा की अगर मैं बात करूं, आगे है तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूं कि टोटल जो भाषाएं होती हैं वो 22 भाषाएं होती हैं हमारे भारत में बोली जाने वाली। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक है, तो उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। भाषा आया तो मैंने एक हिंट दे दिया, एक क्वेश्चन बन गया आपका कि टोटल कितनी भाषाएं हैं भारत में? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलो आते हैं स्पर्श व्यंजन यानी वर्ग एवं उच्चारण। ठीक, तो वर्ग का नाम मैंने आपको अभी बताया कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यानी 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग। और 5 वर्ग में मैंने अभी तुम्हें बताया कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 25। यानी यहाँ जो ये पूरा का पूरा है वो क्या हो जाएगा? आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब मैं अगर वर्ण समूह की बात करूं, ठीक है, तो क वर्ग में आता है आपका क्या? क, ख, ग, घ, इया। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, च वर्ग यानी च से स्टार्ट हुआ, च, छ, ज, झ, इया। अरे भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपन क्लास 1 में पढ़ते हैं, है ना। जब अपन नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी में हमको प्रोनाउंस के आ, तो ये तो रटा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये हंसने वाली बात ही है कि अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछ ले या क्लास 10th से पूछ ले, क्लास 8 से पूछ ले, तो वो अ से स्टार्ट करेगा और उसके बाद फिर बीच में रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये हमको नहीं करना है। ठीक है, तो ट वर्ग यानी त, ठ, ड, ढ, अणा। ठीक है, वैसे ही त में आ गए हम त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो ये टोटल हो गए क्या? 5 वर्ग। कितने हो गए? 5 वर्ग। टोटल कितने वर्ण हो गए? 25। इनको हम क्या कहते हैं? फिर से रिपीट कर देती हूं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं इनका उच्चारण। इनका उच्चारण कैसे करते हैं? तो क वर्ग यानी क से याद करने का प्रोसेस, क से कंठ। ठीक, ओके। अब आते हैं च।
च च आप प्रोनाउंस करके देखो, च च बोल रहा है, यानी हमारी जो टंग है यानी तालू है वो क्या हो रही है, टंग जो है वो तालू को टच कर रही है। तालू क्या होता है, मतलब टंग के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। ठीक है, अगर हम ट का यूज हम कहां से करते हैं, मुंह की छत से, मतलब जिसको हम कहते हैं मूर्धा। ठीक है, मुंह ट यानी ये हमारी जो टंग है ठ ये बीच में आ रही है, यानी ऊपर टच कर रही है तालू को। ठीक है, अब आते हैं दंत में। अब आप प्रोनाउंस करके देखो, त थ द ध न, तो हमारे जो दांत हैं वो टंग के बीच में आ रहे हैं। इसको हम बिना दंत के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं प फ भ म, ये ओष्ठ यानी हमारी जो लिप्स है वो दोनों क्या हो रही है, टच हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है, आप इसको उच्चारण करते समय इजीली वे पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कहा कि यदि मैं क वर्ग को मैं कंठ कह रही हूं तो जब आप उच्चारण करोगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बिना उच्चारण किए आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक बार मेरे कहने पे आप उसको उच्चारण करके देखिएगा, एक बार में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ग कैसे उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम इसकी विशेषता जान लेते हैं। ठीक है, तो विशेषता क्या है, बस वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है। देखो क वर्ग यानी यहां पर भी क से स्टार्ट हुआ, पहली जो लाइन है वो और इजीली याद हो जाएगी, क से क ख ग यहां स्टार्ट हुआ, एंड देन फिर कंठ, और वहीं से आ गया आपका कंठे ध्वनि यानी गले से निकलने वाली ध्वनियां। ठीक है, वैसे ही तालु आ गया, यानी तालु से ही आपको पता चल रहा है तालव्य। ठीक है, ये वाला आपने याद कर लिया तो ये वाला इजीली याद हो जाएगा, है ना। ता से तालव्य, मुंह से मूर्धन्य, दंत से दंत्य ध्वनियां, और ओष्ठ से ओष्ठ ध्वनियां। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये चार्ट आपको जरूर से जरूर याद करना होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं, संयुक्त एवं उच्छिप्त व्यंजन। अभी मैंने आपको बताया, हम यहां पर आने से पहले मैं आपको इसका संयुक्त और उच्छिप्त का डायरेक्ट बता देती हूँ। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और क्या, श्रमिक। ठीक है, तो ये हो गए क्या आपके संयुक्त व्यंजन, यानी एक या एक से अधिक बने व्यंजनों से मिला व्यंजन। ठीक है, मतलब एक या एक से 2 व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता। संयुक्त का मतलब क्या, जोड़ना, साथ। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो उच्छिप्त में 2 गुण होते हैं। ठीक है, उच्छिप्त में क्या होते हैं, 2 गुण होते हैं। इसके पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूं इसी क्लास में, तो इसको भी मैं डायरेक्ट बता देती हूं। ये आ गया ड और ये आ गया ड। अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, अनुसार लगा दिया, क्या लगा दिया, अनुसार लगा दिया, तो उसके उच्चारण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब मैं ड को ढ़ पढ़ने वाली हूं और ढ को ढ पढ़ने वाली हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देख लेते हैं विस्तार से। क्या लिखा है भाई, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। ये सारी चीजें मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बता चुकी हूं कि कैसे किसको तोड़ा जाता है और कैसे पुराने जो संस्कृत या पुराने जो लोग हुआ करते थे या पुराने भारत में जो भ्रांति थी हिंदी बोलने की, तब उनका उच्चारण कैसे होता था और आज कैसा होता है। ठीक है, और क्या कारण था या किस वजह से इसको ये श में आपका र लगा, ज्ञ में आपका ज और इया लगा, त में आपका त और र लगा। कई एकदम चालू भाषा की अगर मैं बात करूं तो आज भी किसी भी
जगह पे आप पढ़ सकते हो। चालू भाषा में जनरली बच्चों का डायरेक्ट आंसर आता है ये ग से ज्ञानी, यानी ये ग और य में तोड़ा गया है, डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो ज और इया से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी है। आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें से अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए अ, ई, श और ट दे दिया जाए, तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि उच्छिप्त व्यंजन क्या है। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? अगर मैं ऑप्शन दे दूं अ, आ और यहाँ पे मैंने दे दिया ड और ये आपका ये, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ड़। ठीक है, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन की बात हो रही है। ठीक, क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर सेम चीज मैंने आपको पढ़ा चुकी है और यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है और फिर झटके से नीचे आती है, उसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में दो वर्ण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं ड और ढ। ठीक है, ड और ढ। ठीक, नोट, इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, नोट के तौर पे आप जान सकते हो कि इनसे कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानक वर्णमाला का संख्यात्मक विभाजन। ठीक है, क्या? मानक वर्णमाला का संख्यात्मक विभाजन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, टोटल इसको रिवाइज कर देते हैं। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, मूल स्वर आपके 11 होते हैं, इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इनसे ये जो 4 चीजें हैं, ये जो 5 चीजें हैं, इनसे आपका 101% 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो उसमें 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, वैसे ही अंतस्थ और उष्म को जोड़ दिया। अंतस्थ मैंने आपको बताया था, क्या बताइए जरा, अंतस्थ क्या था? उष्म व्यंजन अंतस्थ क्या था मेरा? फिर से रिपीट करवा देती हूं मैं आपको। अंतस्थ में चले जाते हैं, ये रहा। ठीक है, य, र, ल और व। ठीक है, उष्म में श, 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 श। ठीक है, अब बताइए, आप सोच रहे होंगे कि मैम पीछे स्लाइड पे आ गई, वो इसीलिए आ गई क्योंकि आपको दिखाने के लिए डायरेक्टली कि टोटल यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पर हमारे 4 हैं, यानी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो वही चीज अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई कि अंतस्थ और उष्म व्यंजन को जोड़कर हमारा 8 वर्ण बनता है 15%। ठीक है, वैसे ही संयुक्त में आ जाता है 4 वर्ण होते हैं। अयोगवाह और उच्छिप्त को मिला दिया, यानी अयोगवाह जो है वो 2 होते हैं, उच्छिप्त 2 होते हैं। अयोगवाह में कौन कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था आपको, एक होता है अ और दूसरा होता है आहा, इसको विसर्ग भी कहते हैं। अयोगवाह जो है, फिर से रिवीजन करा देती हूँ, ये होता है आपका अनुस्वार और ये होता है आपका अनुनासिक। ठीक है, और ये आ गए आपके 2 और, तो बन गया कितना? टोटल 4। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई। वर्णमाला के प्रमुख स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय मतलब क्या? याद करना। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ण होते हैं?
52। कितने होते हैं? 52। ठीक है, मुख्य बिंदु हमेशा याद रखने वाली बात है। चलो रिवाइज कर लेते हैं। मूल वर्ण 44 यानी 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वरों को मिलाया और 33 मूल व्यंजन को मिलाया। अगर मैं 11 स्वर यानी मैं लिखित की बात करूंगी, किसकी? लिखित की हम बात करते हैं, तो टोटल 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब पंचमाक्षर, पंच यानी अक्षर, यानी 5 वर्ग के अक्षर। ठीक है, 5 वर्ग और उनके अक्षर। प्रत्येक स्पर्श वर्ग का 5 वर्ण यानी अंगा, इया, अणा, न, म अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या? अंगा, अंगा, इया, अणा, न और म जो है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण वायु निष्कासन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। मतलब ये, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, अल्प मतलब कम समय के लिए और महाप्राण मतलब अधिक समय के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा इधर डिस्क्राइब कर देती हूं कि यहां पर जो चीजें हैं वो 1 2 3 4 5 5 जो वर्ण दिए लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं? ड, इया, अणा, न और म। ठीक है, तो ये जो लिया गया है, ये इसीलिए इसको अनुनासिक कहा, क्योंकि हमें हमेशा यहां पर चंद्र बिंदु इनके साथ में अधिकतर यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं कुछ प्रश्नावली पर। ठीक है, प्रश्न एवं पुनरावृत्ति वर्ण और वर्णमाला विषय पर आपके कोई प्रश्न है तो? हाँ है, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। अब इतना सब पढ़ा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आई हूं, यानी 5 प्रश्न लेके आई हूं। देखते हैं क्या होता है। ध्वनि के मूल रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, बिना उत्तर जांच किए, बिना उत्तर को देखिए, मुझे सुनिए सिर्फ और सिर्फ, और आप आंसर करोगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर नहीं रहोगे, अपने स्क्रीन पर नहीं रहोगे। ध्वनि के मूल रूप को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? वर्ण। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जिसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? सार्थक का मतलब क्या? अर्थ। और निरर्थक का मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? ध्वनि, शब्द, वर्णमाला, अक्षर। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? शब्द। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, वर्णों का समूहबद्ध रूप क्या कहलाता है? ठीक है, वर्णों का समूहबद्ध रूप क्या कहलाता है? तो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला की परिभाषा मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि वर्णों के क्रमबद्धित यानी सुव्यवस्थित यानी पंक्तिबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों की को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा क्या? वर्णमाला। ठीक है, ध्वनियों को वर्णमाला, ध्वनियों की को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलो पांचवा और लास्ट प्रश्न है आपका, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? शब्द। क्या आ जाएगा? शब्द। ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास समाप्त हो गई है। ठीक है,
ये जितना भी मैंने टॉपिक आपको कवर कराया है इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रही हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ टीसी टेट के लिए नहीं है, बल्कि सीजी टेट के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सारे सीजी व्यापम में जितने भी एग्जाम्स आपके गवर्नमेंट होते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।